नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और बातचीत आज कोरोना पे ही होगी, लेकिन दो विषयों पे आज बहुत बातचीत होनी है। एक तो ये है कि दिल्ली में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। राज्य सरकार के जो बहुत सारे अधिकार थे अब वो एलजी के पास चले गए हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि इस समय दिल्ली की व्यवस्था कौन चला रहा है या आगे कौन चलाएगा, क्योंकि ये विषम परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर ये जानना ज़रूरी है। और दूसरा विषय है कि वैक्सीन शुरू होनी है 1 तारीख से 18 से 45 साल के लोगों की, लेकिन हालत ये है इस समय कि जो कोविन ऐप है उसमें रजिस्ट्रेशन करना ही बहुत मुश्किल है। कई जगहों पे वो वेबसाइट खुल नहीं रही है, कई जगहों पे ऐप नहीं खुल रहा है और कहा यह जा रहा है कि शायद 25 से 30 लाख लोग हर समय हर घंटे उसमें ऐप में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन है नहीं। और इस बीच कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र ने कह दिया है कि वो 1 तारीख से वैक्सीनेशन कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास वैक्सीन्स नहीं है। और सीरम इंस्टीट्यूट ने भी हाथ खड़े कर दिए कि वो 20 मई से पहले शायद सप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो दोनों बहुत गंभीर विषय हैं। और इस समय जब 3.5 लाख रोज नए केसेस आ रहे हैं, मृत्यु दर पिछले 1-2 दिनों में बढ़ गई है, कई ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है, तो चिंता बढ़ना बहुत लाजमी है। और अभी भी जो समस्याएं हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवाएं मुश्किल से मिल रही हैं, बेड नहीं है, नए हॉस्पिटल्स के बेड इंक्रीज करने के बावजूद स्थिति ये है। तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि क्या इस मुसीबत के समय दिल्ली में खास तौर पर, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली की स्थिति सबसे ज़्यादा इस समय खराब है, नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से और फैसिलिटीज़ के हिसाब से। और इसका जो तोड़ है कि वैक्सीन लगनी चाहिए, वो भी एक लग रहा है बट्टे खाते में जाती हुई दिख रही है, क्योंकि जो इस समय वैक्सीनेशन का हमारा प्रोग्राम है वो बहुत स्लो चल रहा है। आदेश दे दिया गया कि 1 तारीख से सबको लगेगी, 18 से ऊपर सब लगा लें, लेकिन वैक्सीन नहीं है। तो ये चिंता की बात है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े, उनसे आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नवीन कुमार जी हैं, उनके प्रवक्ता, और कांग्रेस की तरफ से हैं सुरेंद्र राजपूत जी। इसके साथ ही डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं जो एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और दिल्ली में खासतौर पे बहुत सक्रिय हैं ये और इस मामले को देख रहे हैं। इसके साथ ही 2 पत्रकार भी हमारे साथ हैं, आशुतोष जी हैं और गौरी द्विवेदी हैं जो कॉलमनिस्ट हैं और इस विषय पे काफ़ी लिख रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। नवीन जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है और आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो मैं आपसे सवाल पूछूं, लेकिन शायद अभी थोड़ा दिक्कत है आपको, तो मैं आशुतोष के पास चलता हूं। आशुतोष जी, ये बताइए कि दिल्ली की जो परिस्थिति है उस बीच में अब ये एक नया कानून जिसमें एलजी के पास सारी शक्तियां जाती हुई दिख रही, उसके नाम पे शासन चलेगा, तो दिल्ली को अब कौन मैनेज करेगा? मैं इस बात को हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी को हमने इन्वाइट किया था कि आइए इस बात पे बातचीत करेंगे, लेकिन उन्होंने प्रवक्ता नहीं भेजा है। तो चूंकि आपका थोड़ा पुराना इतिहास है, आप उनको समझते ज़्यादा हैं, तो आप बताइए मुझे कि दिल्ली में कौन कामकाज करेगा, कौन इस व्यवस्था को देखेगा, या आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि दिल्ली को अब तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को चलाना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा ना तो अरविंद केजरीवाल की कुछ चलने वाली है, ना ही उनकी कैबिनेट कुछ चलने वाली है, क्योंकि जो सरकार का जो ऑर्डर है और पार्लियामेंट से जो कानून पास हुआ बहुत स्पष्ट तौर पर कहता है कि यहाँ तक कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं, उन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय है और महत्वपूर्ण होगी। तो जाहिर सी बात है, ना तो सरकार अरविंद केजरीवाल के हाथ से निकलकर अब उधर चली गई है। दूसरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि एक ऐसे समय में जबकि कोरोना का संकट इतना भयानक है, मुझे लगता है चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, इन दोनों लोगों को एक साथ मिलकर कम से कम पिछले 5 या 6 महीने पहले तैयारी करनी चाहिए थी। और जो तैयारी नहीं हुई, क्योंकि जो पार्लियामेंट का जो कानून बना है वो कोई आज का कानून नहीं है, ये सबको मालूम था ये कानून बन चुका है, लिहाजा उसके हिसाब से सरकार को चलना चाहिए था। अब इन दोनों लोगों ने मिलकर पिछले 3 महीनों में या 4 महीनों के अंदर क्यों तैयारी नहीं की और जिसकी वजह से दिल्ली का इतना बुरा हाल हो रहा है, इसका जवाब इन्हीं दोनों लोगों को देना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो पार्लियामेंट से जो कानून पास हुआ है, ये पूरी तरीके से वैसे तो कानूनी तौर पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल असंवैधानिक नहीं है, लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के हिसाब से देखेंगे तो पूरी तरीके से संवैधानिक है, क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो जो जनता के द्वारा चुना गया है उसके ऊपर जो चुना हुआ नहीं है, अनइलेक्टेड है, अगर उसको प्रेसिडेंस देंगे तो वो गलत परंपरा की शुरुआत हो चुकी है और वो उस लिहाज से गलत है। नहीं आशुतोष जी, इसमें गलत कैसे है? देखिए पिछले 4-5-6 सालों में देखिए इतना झगड़ा, इतनी लड़ाई हुई है, हर बात पे इश्यूज खड़े होते रहे हैं
और ये जो कानून है ये तो 1991 में जो कानून बना था उसकी 2018 में जो व्याख्या की गई उसी को फिर से ले आए हैं। सच्चाई नहीं है, लग रहा है आपको? नहीं, सच्चाई बिल्कुल नहीं है। सच्चाई इसलिए नहीं है क्योंकि जो 1993 का जो 91 का जो कानून था उसके हिसाब से जो 1993 में जो विधानसभा बनी थी, अगर आप उसके हिसाब से देखें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल सिर्फ कानून व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, इन तीनों चीजों में ही, ना तो विधानसभा को कोई कानून बनाने का अधिकार था और ना ही कुछ करने का अधिकार था। लेकिन बाकी सारे मामलों के में जो चुनी हुई विधानसभा थी उसके पास अधिकार था, यानी जो चुनी हुई सरकार थी उसके पास अधिकार था। आपको याद दिला दूं कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया था आज से करीब 3 साल पहले, जहां तक मुझे याद है, बल्कि थोड़ा और पहले, जब उन्होंने कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज नॉट बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट। उसके बाद से सारे पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चले गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर क्लैरिटी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट एंड द चीफ मिनिस्टर। और जो 3 मामले हैं जहां पे लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड लॉ, इन तीनों मामलों में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर बिल्कुल अलग है और उसमें दिल्ली सरकार इंटरफियर नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसमें क्लैरिटी दे दी तो उसके बाद से सरकार को, मोदी सरकार को क्यों ये कानून बनाना पड़ा, मेरी समझ के परे। जहां तक झगड़े की बात है तो ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 2015 की शुरुआत पे जब सबसे पहले लड़ाई कहां से शुरू हुई, लड़ाई शुरू होती है जब आपने जो इनका ब्यूरो था उसको उनके हाथ से ले लिया था। और वो ब्यूरो कैसे लिया गया था, इतिहास में नहीं जाते हैं आशुतोष, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं कि वो क्यों झगड़े हुए। मैं आज के संदर्भ में इसलिए कह रहा हूं कि जब भी ऐसी कोई महामारी आई है, पिछले बार वेव 1 में भी आप देखिए, जैसे ही कुछ हुआ हाथ खड़े कर दिए, ये नहीं है वो नहीं है। अरे भाई, इसमें कौन सा केंद्र सरकार ने आपको रोक रखा था कि आप बेड बना लेते, अस्पताल बना लेते, व्यवस्था कर लेते? जब व्यवस्था खराब होने लगे तो आप ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। देखिए, मैं तो इस संदर्भ में कह रहा हूं, जो बात आप कह रहे हैं, हाँ, जो बात आप कह रहे हैं वो सिर्फ दिल्ली सरकार के ऊपर लागू नहीं होती, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के ऊपर लागू नहीं होती। अगर आज की तारीख में आप देखें तो चाहे वो किसी भी सरकार की बात को ले लें, हर जगह कमोवेश स्थिति यही है। उत्तर प्रदेश की हालत क्या दिल्ली की सरकार, क्या दिल्ली से बेहतर है? महाराष्ट्र की हालत क्या दिल्ली से बेहतर है? क्या छत्तीसगढ़ की हालत दिल्ली से बेहतर है? और क्या बंगाल की हालत दिल्ली से बेहतर है? कहीं स्थिति बेहतर नहीं है, सब जगह स्थिति खराब है। मध्य प्रदेश की हालत क्या बेहतर है? क्या राजस्थान की हालत बेहतर? किसी राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने कोई तैयारी पिछले 6 महीनों में नहीं की। और मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि राजनीतिक नेताओं ने इस देश को बहुत ही लेट डाउन किया है। और जितने लोगों की मौत हो रही है, मेरे ख्याल से लोगों के अंदर जो गुस्सा है, ये क्रिमिनल एक्ट किया है पॉलिटिकल लीडरशिप इन कंट्री में। चाहे मैं किसी एक नेता की बात नहीं करता हूं, मैं सारे नेताओं की बात करता हूं। इन लोगों ने क्रिमिनल एक्ट किया है। लोगों की जो मौत, पैंडेमिक में हमेशा लोगों की मौत होती है, लेकिन इसको 1/10 किया जा सकता था। मेरा अपना यह मानना है, ये बीमारी को 1/10 किया जा सकता था, लेकिन आपने कोई तैयारी नहीं की। प्रॉब्लम कहां पे थी? सिर्फ ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक सिलेंडर्स को और जो टैंकर्स थे उसको अगर आप नंबर बढ़ा देते, जैसे नंदुरबार में एक डीएम ने इनिशिएटिव किया, और इनिशिएटिव करने के बाद आप नंदुरबार के आंकड़े देख लीजिए, वहां पे डेथ की संख्या कितनी है और महामारी की संख्या कितनी है। ये तैयारी जो नंदुरबार का एक डीएम कर सकता था, वो हिंदुस्तान के सारे डीएम कर सकते थे, सारे मुख्यमंत्री कर सकते थे और देश के प्रधानमंत्री भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? हम और आप जिम्मेदार है आशुतोष जी। हम लोग चुनाव में बिजी हैं, कुछ लोग राजनीति में बिजी हैं, कुछ लोग हम आप जिम्मेदार हैं क्योंकि झेल तो हम लोग रहे हैं ना। नहीं, हम आप लोग इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि हम ऐसे नेताओं इस मुसीबत को झेल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि हम और आप जिम्मेदार हैं भाई। जो सत्ता में बैठे हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनके लिए अशोका होटल बुक हो सकता है, दिल्ली सरकार के अधिकारियों के लिए, उनके कर्मचारियों के लिए, स्वायत्त संस्थाओं के लिए कमरे बुक हो सकते हैं। तो आप, हम और तो है ना जिम्मेदार इसके, हमने पैसे मैनेज नहीं किया। गौरी, दिल्ली में आप भी रहती हैं, जो नई व्यवस्था बन के आई है, आप बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए आशुतोष जी, कंप्लीट कर लीजिए। सिर्फ 10 सेकंड। यह उस सरकार ने किया है और यह आपराधिक कृत्य है जो सरकार कह के आई थी कि इस देश के अंदर वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। जो सरकार, जो पार्टी कहकर आई थी कि इस देश के अंदर बड़े बड़े बंगले नहीं होने चाहिए, यह उस सरकार ने किया है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वो बड़े बंगलों में भी रहते हैं, वो सारी सुविधाएं करते हैं, और उसी वीआईपी कल्चर पे कल एक बड़ी विशद चर्चा हुई। उसके बाद महामहिम ने भी और मिलॉर्ड ने भी अपने फैसले को निरस्त किया है। लेकिन गौरी, आप दिल्ली में रहती है, जो नई व्यवस्था बन के निकल के आ रही है, क्या अब आप लोग ये उम्मीद कर सकते हैं
कि कुछ व्यवस्था ठीक होगी। और मैं आपसे निजी तौर पे पूछ रहा हूं, अब आपको दिक्कत होगी तो आप किससे सवाल पूछेंगे, केंद्र सरकार से कि केजरीवाल जी से? देखिए, अब मुझे लगता है लोगों ने इतने हाथ खड़े कर दिए कि उन्होंने सवाल पूछना ही बंद कर दिया है, क्योंकि अब ये समझ में आ चुका है इस वक्त कि जब आप बेसिक्स के लिए भाग रहे हैं इधर से उधर, तो आप क्या ही सवाल पूछ लेंगे और क्या ही आपको जवाब की उम्मीद करी जा सकती है। आशुतोष जी की कुछ बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि इस देश का कोई सीएम ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि मैंने बहुत काम किया, लेकिन इस देश का कोई ऐसा सीएम नहीं है जो हर समय, हर घंटे, हर मिनट चैनलों पे, यूट्यूब चैनल पे, टीवी चैनल पे, अखबार पे दिखता हो। क्या काम किया है ये आप और मैं सब जानते हैं। आशुतोष जी से अगर हम इस पे चर्चा करें तो ये मेरे ख्याल से पूरा डिबेट उस दिशा में जा सकता है। बहरहाल किसी और सीएम ने करोड़ों करोड़ रुपए सरकारी खजाने से इस तरह से बहाए नहीं जैसे केजरीवाल ने खर्च करे हैं, जो कि केजरीवाल जी को पैसा खर्च करना चाहिए था ऑक्सीजन प्लांट के लिए, उन्हें खर्चा करना चाहिए था, एक अस्पताल बनाया जा सकता था। बहुत बात होती है 6 साल बेमिसाल, 7 साल बेमिसाल, आप मुझे बताइए इतने सालों में एक नया अस्पताल नहीं खड़ा करा जा सकता था इस देश दिल्ली में? और जहां तक हम व्यवस्था की बात करते हैं, बहुत बोला गया था कि इस देश में रेवोल्यूशन अगर आया है हेल्थ में तो वो तो मोहल्ला क्लिनिक नहीं आया है। मोहल्ला क्लिनिक तो ऐसे बताया जा रहा था जैसे दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन हेल्थ केयर में दिल्ली में किया है मोहल्ला क्लिनिक के थ्रू। आप मुझे बताइए, आरटीपीसीआर और वैक्सीनेशन बेसिक चीजें हैं, सुई लगाने की बात हो रही है, क्या ये मोहल्ला क्लिनिक नहीं कर सकते थे? ये सारा का सारा लोड जाके क्यों आरएमएल और इतने बड़े बड़े अस्पतालों पे जाता है? अगर हम बेसिक वैक्सीनेशन और आरटीपीसीआर का ही बोझ उठाकर सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक पर डाल देते, और वो कहाँ गए सारे क्लिनिक? क्या हो रहा है उनमें काम? कोई नहीं पूछेगा, कोई सवाल करेगा भी नहीं, क्योंकि इतने लंबे लंबे ऐड दिए जा रहे हैं, उसी से ही सबका मुंह बंद कर दिया जा रहा है। बहरहाल अगर हम व्यवस्था की बात करें तो ये बात सही है कि पिछले साल जो वेव आई तब भी यही सवाल उठे थे कि क्या कि राज्य सरकार क्या कर रही थी, और अब भी हम यही सवाल पूछ रहे हैं, जो कि कितनी शर्मनाक बात है कि एक साल निकल गया, दुनिया भर में वेव आई, यूके में बहुत बुरी वेव आई, यूएस में बहुत बुरी वेव आई, और ऐसा नहीं कि वहां के हेल्थ केयर सिस्टम क्रम्बल नहीं किए, वहां भी किए। यूके में 700 मील दूर जाके लोगों को अस्पताल मिल रहे थे, और यूके में उन्हें एयरलिफ्ट करना पड़ रहा था, मेडिकल एम्बुलेंसेस दी जा रही थी, और वो एयरलिफ्ट करा के 700 किलोमीटर दूर वहां पे उनको अस्पतालों में बेड पहुंचाए जा रहे थे। और उनमें और हम में एक फर्क है, और वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। हमें तभी समझ लेना चाहिए था कि अगर उनकी इतनी बुरी हालत है तो हमारी जनसंख्या के साथ हमारा क्या हिसाब हो सकता है। किसी ने कोई लेसन नहीं लर्न किए, और आप देख रहे हैं क्या स्थिति हो गई है। उम्मीद की जा रही है अगर एलजी के हाथों अब कमान थामी गई है पूरी तरह से, तो शायद केंद्र के साथ अब उनका तालमेल बेहतर होगा। जो ये बिल्कुल ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन हो गया था कि केंद्र और राज्य सरकारें आपस में बात ही नहीं कर रही हैं, इतना ज्यादा एनिमोसिटी और हॉस्टिलिटी का एनवायरनमेंट बन गया था, शायद अब वो कम हो जाएगा। तो उससे जो ये बेसिक इश्यूज हैं, वैक्सीनेशन हो या ऑक्सीजन हो या बेड हो या वेंटिलेटर हो, शायद अभी भी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पूरी तरह से उम्मीद नहीं है कि एकदम चमत्कार हो जाएगा। होना ही होता तो एक साल में हो चुका होता, बट शायद ऐसा माना जा सकता है कि दिल्ली की स्थिति अब आगे बेहतर हो। अब अपने नेताओं की तरफ चलते हैं। आपने भी ग्राउंड की रिपोर्ट सुनी, क्योंकि ये लोग वो हैं जो लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि हमारे नेतागण बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते लोगों से तो शायद ऐसी परिस्थिति खड़ी नहीं होती। नवीन कुमार जी, आवाज़ आ रही ना आपको? जी बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 लागू कर दिया है, गजट हो गया है। अब दिल्ली की व्यवस्था आप लोग देखेंगे ना, ठीक हो जाएगी? आप ही से पूछेंगे अब हम लोग, कि अभी भी उनसे केजरीवाल जी से पूछेंगे? बिल्कुल पूछना चाहिए नीरज भाई। मैं बताइए, लागू करने के बाद से क्या क्या शुरू कर दिया आपने? मैं आपसे बात अभी आपके चैनल पर आने से पहले नजफगढ़ के नंगली इंडस्ट्रियल एरिया से आ रहा हूँ। वहाँ पे मैंने एक वीडियो भी ट्वीट किया है। इंडस्ट्रियल एरिया में ऑक्सीजन बनाने के प्लांट को दिल्ली सरकार ने 20 अप्रैल को बंद कर दिया। वो लोग जो ऑक्सीजन बनाते हैं, एक सेंटर पे 500 सिलेंडर पर डे भरे जा सकते हैं। वो उनसे बार बार 20 तारीख से अभी तक एनओसी मांग रहे हैं कि साहब एनओसी दे दीजिए, हम जा कर के रॉ मटेरियल लेंगे और ऑक्सीजन बनाएंगे, लोगों को सीधा फायदा होगा, सरकार डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे वो कर दे, हॉस्पिटल अलॉट कर दे, हम हॉस्पिटल को 500 सिलेंडर पर डे दे सकते हैं। इससे दिल्ली के अंदर कम से कम सैकड़ों हजारों लोग पर डे बच सकते हैं। ऐसा एक सेंटर है। दिल्ली की सरकार क्यों दिल्ली के लोगों की जान की दुश्मन है, ये मुझे समझ नहीं पाया नीरज भाई। वो और ये कोई ऐसा नहीं है कोई वैसे ही वीडियो बना, ऐसे कई सारी घटनाएं।
उसी एरिया में 100 बेड का अस्पताल पिछले 3 साल से दिल्ली सरकार से 50 पेड़ शिफ्ट करने की, काटने की नहीं, वहां से उठा के दूसरे को शिफ्ट करने की अनुमति मांग रहा है। उन्होंने 3 साल से अनुमति नहीं दी, जिसके कारण अभी तक वो हॉस्पिटल चालू नहीं हो पाया। लोग यहाँ बेड के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। बैंकॉक से भारतीय लोगों ने, एनआईए ने अभी 18 टैंकर दिल्ली को इस पेंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए फ्री में दिए हैं, और वो विज्ञापन दे करके, प्रचार करके, मीडिया में बताकर कह रहे हैं कि हम वहां से दिखे 18 टैंकर लेकर के आ रहे हैं। ये कैसी सरकार है सर? दिल्ली के लोग तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टरों की सुविधा नहीं है। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ जो आप नवीन जी ये बताइए, इस समय पैंडेमिक एक्ट लागू है ना? 10 सेकंड लेना चाहूंगा, पैंडेमिक एक्ट लागू है ना? 10 सेकंड लेना चाहूंगा, मात्र मुझे 10 सेकंड में कंप्लीट करने दीजिए। कि डॉक्टर का स्टाफ अपने घर में रात दिन, नर्सिंग जो एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर हैं, जब वो रात दिन सेवा कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, उनके कारण उनके परिवार के लोग संक्रमित हो रहे हैं। उनके लिए वो रहने की व्यवस्था नहीं की है, और दिल्ली के हाई कोर्ट के जजों के लिए ये 100 कमरों का 5 स्टार अशोका होटल के अंदर रूम बुक करा रहे हैं। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए 200 कमरे बुक कराए गए 5 स्टारों में। ये क्या चाहती सरकार? ये किसकी दुश्मन है भाई? और हम सवाल करें तो कहते हैं कि आप तो केंद्र में, आप करते क्यों नहीं हो? दिल्ली की एक संवैधानिक व्यवस्था नीरज भैया, उसको संभालने की जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की। अगर नहीं चला सकते तो हटे ना। हर एक किसी को रिश्वत देंगे आप? जी आपने सोचा नवीन जी, ये नवीन जी सुनिए, ये आलोचनाएं हम लोग लगातार कर रहे हैं। ये जो कमरे बुक करने वाला है, इस पे हम लोगों ने बहुत आलोचना की है, और उसके बाद देखिए उनको रद्द करना पड़ा। हालांकि आज सुबह वो फिर खबर निकल के आई कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों के लिए 200 कमरे बुक है, बहुत सारे ऑटोनोमस बॉडीज के लिए बुक है। हाँ मुझे पता है वो है, अभी आज सुबह की खबर है वो। मेरा सवाल ये है कि पैंडेमिक एक्ट लागू है अभी भी, ऐसा थोड़ी है कि केंद्र कहीं कोई दखल नहीं दे सकता। दिल्ली के इस दुर्गति के पहुंचने तक जिसका आप रोना रो रहे हैं, उसमें आपकी भागीदारी है कि नहीं है? आप बैठे इंतजार कर रहे थे क्या कि केजरीवाल की बुरी तरह से फंस जाएं, लोग उनको गालियां दें? हम देखते रहेंगे जब तक हम कहा नहीं जाएगा। दिल्ली का सरकार अपने सिस्टम को अपने हाथ में समेटे हुई है, उसके बाद हम लोग जा करके ढूंढे। आज मैंने ही ढूंढा ना, दिल्ली की सरकार ने तो नहीं बताया कि हमने जो है ऑक्सीजन सेंटर बंद कर दिया, जो ऑक्सीजन बनाता था उस इंडस्ट्री को बंद कर दिया। आप बुला के पूछ सकते थे ना उनसे। मेरा पूछ कौन बता रहा है? वही तो हम कह रहे हैं भाई। ये देखिए नवीन जी, ये लॉजिक नहीं चल सकता कि कोई चीज आपको पता नहीं। दिल्ली में, दिल्ली भारत में है ना, कैपिटल है ना की, कोने कोने चप्पे चप्पे पे आपको जानकारी है। आप ऐसा नहीं हो सकता। आप ये कहें कि जो सरकार चला रही है उसके सारे सिस्टम को, सारे आप प्रशासनिक सिस्टम को आप अपने हाथ में ले, या तो हमारे हाथ में दे दीजिए। हम बार बार कह रहे हैं नहीं चला सकते तो छोड़ दीजिए सरकार। तो अब आपने वही किया ना, फिर विज्ञापन दे रहे हैं क्या? अब आपने जो ये नया कानून लगा के उनके अधिकार सीमित कर दिए कि सब एलजी के नाम पे चलेगा, तो कर दिया ना आपने वही। ये कानून आज इस सिचुएशन नहीं, मुझे पता है सर, वो उस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं 91 कानून। लेकिन हकीकत ये है नवीन भाई कि अब एलजी साहब का दखल बढ़ेगा, वो जो चाहेंगे वो होगा। इसीलिए मैंने पहला सवाल आपसे पूछा था कि अब वहां ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो मैं आपसे पूछूं या केजरीवाल से पूछूं? मैं आप दो बातें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एलजी का दखल बढ़ेगा, और दूसरा हर चीज में एलजी अपने नियमों को लागू करेंगे। ऐसा नहीं कि दिल्ली सरकार जो भी नियम बनाएगी वो एलजी से पूछेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, जैसी प्रक्रिया है जो पहले संविधान के अंदर लिखा हुआ है। उसके अलावा जो इंप्लीमेंट करने वाला काम है वो भी दिल्ली सरकार को ही करना है। एलजी ने बना करके, एलजी का कोई भी आदेश भी होगा जो दिल्ली सरकार का गया, उसको ठीक करने के बाद जो आदेश जाएगा वो भी दिल्ली सरकार को जाएगा। एग्जीक्यूशन दिल्ली गवर्नमेंट को ही करना है, किसी और को नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूं। आज आप नीरज भाई देखिए, सुनिए नवीन जी, ये कानूनी व्याख्याएं आप देश के दर्शकों को मत बताइए। ये कानूनी व्याख्याओं पे बहुत सारे लोगों को बहुत जानकारी है। मैं फिर आप घुमा के मुझे वही पहले सवाल पे ले आए कि जब सब कुछ उनको करना तो फिर मैं आपसे क्या पूछूं, फिर ये बनाया क्यों गया है? मूल सवाल यही है ना कि आप जो भी उदाहरण दे रहे थे कि आप बुराड़ी कहाँ गए, वो देख के आए प्लांट, अगर वो खराब था तो आपको इंटरवीन करना चाहिए था। आपने नहीं किया, इंतजार कर रहे थे। किसका इंतजार करेंगे? हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि शासन केजरीवाल जी चला रहे हैं या केंद्र सरकार चला रही। हमें फर्क इससे पड़ता है कि हमें बेड चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें रेमडेसिविर चाहिए, कोई भी दे हमें। दोनों लोग आप पल्ला झाड़ोगे कि नहीं, उनसे कहो। अच्छा नीरज ऐसा भैया, थोड़ा काम चलेगा। झारखंड के अंदर व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 15 दिन पहले उसकी लावारिस लाश बता के बाहर फेंक दी, और हॉस्पिटल वाले, सरकारी और प्राइवेट वाले उससे पैसा वसूलते रहे। वो ठीक है क्या? उसमें किसी का सवाल किससे पूछेंगे? उससे
आप राजस्थान में वही तो मैं कह रहा हूं ना कि अब आप ठीक कर देंगे, अब आप ठीक कर देंगे ना, अब आप आ गए हैं, ज्यादा ताकत आ गई है आपके पास, तो अब आप उस व्यवस्था को ठीक करेंगे। चलिए दर्शकों सुनिएगा, नोट करिएगा आप ये, नवीन जी भरोसा दिला रहे हैं कि वो सब अब वो ठीक करें जो जो कमियां ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। बंद कर दी केजरीवाल सुरेंद्र साहब जी, ने, इससे केसेस कम हो जाएंगे। 6 साल में एक नया अस्पताल मुझे नहीं पता, तो आप बताइए ना, इसलिए तो आप लोग आए हैं। फिर वही तो मैं पूछना चाहता हूं, क्यों आप उससे सवाल क्यों नहीं पूछेंगे आम आदमी पार्टी वालों से? क्यों भाग जाते हैं ऐसे समय में सवाल देने से? वो क्यों बसते हैं, वो पल्ला झाड़ते हैं? और जब आप नहीं, आम आदमी पार्टी वाले तो भाग जाते हैं, वो आजकल बिल्कुल जवाब नहीं देना चाहते, उनसे जवाब देते बन नहीं रहा है। सवाल खड़ा होता है तब वो पल्ला झाड़ करके भाग जाते हैं। दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार जो अस्पताल बना रही है उसके सही बात है, हटाने की, बदलने की अनुमति हमने नवीन जी रुकिए एक मिनट, हमने उनको बुलाया भी था, नवीन जी एक मिनट रुकिए, सेंटर के प्रोजेक्ट को रोकने का हमने उनको बुलाया था, वो नहीं आए, हमने उनको कल भी बुलाया था, वो तब भी नहीं आए। जो मुख्यमंत्री बात बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, जो मुख्यमंत्री हर चीज जनता से पूछ के मैं तय करूंगा, वो आज भाग रहा है, उसके पास प्रवक्ता नहीं है, कोई बात करने नहीं आ रहा है। ये भी एक सच है, दिल्ली में लोग जो बैठे हैं वो देख रहे हैं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, व्यवस्था इतनी चरमरा गई, आप लोग किसको दोष दे रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, व्यवस्था ठीक क्यों नहीं हो रही है, मेरा मूल सवाल ये है। केंद्र और राज्य बराबर के दोषी हैं, अभी आशुतोष जी आपको बता रहे थे। सुरेंद्र जी। नीरज भाई, जितनी बातें आशुतोष जी और गौरी जी ने कही, निश्चित तौर पर वो अपने आप में कालजयी बातें हैं, उनको दोहरा करके फायदा नहीं है। आशुतोष जी ने दोनों पक्ष रखे, गौरी जी ने भी पक्ष रखे। सच बात यह है कि एक बात याद आती है, कहते हैं ना कि बर्बाद गुलिस्तां करने को जब एक ही उल्लू काफी था, अब हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट है, आपके लिए तो सारी बातें हो गई बिल्कुल, और हम सहमत अपने बारे में शेर क्यों पढ़ रहे हैं? अरे सर, अब पता नहीं किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अपनी अपनी समझ है, जिसको जो समझ में आ जाए क्या करे, है कि नहीं? चलिए अपने बारे में हो सकता है हम आपके बारे में पढ़ रहे हो या जिसके बारे में पढ़ रहे हो, वो अपनी समझ है सबकी, खैर अपनी जगह पर। मैं 2-3 बातें कर रहा हूं। नंबर 1, ऑक्सीजन की सप्लाई करने की, दवा की सप्लाई करने की और वेंटिलेटर की सप्लाई करने की जिम्मेवारी तो केंद्र सरकार की है, पेंडेमिक एक्ट है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। आप ये देखिए, और दूसरी एक सवाल आपसे और आशुतोष और गौरी जी से भी है कि दिल्ली में इतने ज्यादा कैमरे हैं, इसलिए दिल्ली की सारे सवाल उठ जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में हर जिले में 7 से लेकर के 11 लोग मर जा रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से। लेकिन चूंकि उन जगहों पे कैमरे कम है, वो उन जगहों पे ब्यूरो ऑफिस नहीं है, उन जगहों पे उस तरीके की परिस्थितियां नहीं है कि वहां से जो खबरें आती हैं वो नेक्स्ट डे आ पाती हैं। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति दिल्ली से 1000 गुने बदतर है। नीरज भाई, मैं आपको बताऊं कि बीमार होने के बावजूद लगातार हम सब लोग जो भी काम कर पा रहे हैं करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे भाजपा के भी कुछ मित्र हमें उसमें समर्थन कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन सरकार की अगर आप बात करें तो सरकार की बात तो यह है कि जैसे दिल्ली की सरकार भाग खड़ी हुई है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश की भी सरकार भागी हुई है। उत्तर प्रदेश की भी सरकार से सुबह सुबह एक 20, 50, 100 ट्वीट आ जाते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा ऑक्सीजन की कमी नहीं है, और उसके नीचे एक तमाम हेडलाइंस निकली होती हैं कि 7 आदमी मेरठ में मरे, 10 आदमी मुरादाबाद में मरे, या 3 आदमी गोरखपुर में मरे ऑक्सीजन की कमी के कारण, और 7 कानपुर में मरे, और 4 जो है लखनऊ में मरे, इस तरीके की खबर है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। मैं आपको बताऊं कि ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या और कहीं की सरकार हो, निश्चित तौर पर अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है। यहां किस एलजी को लेकर के आओगे ये आप बता दो। आग लगने पे कुआं खोदने का काम जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, क्या उस पर प्रश्न नहीं उठने चाहिए? ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट करने वाले लोग, जिस समय महामारी की अधिकता आ रही है, 30 गुनी बड़ी वेव आ रही है, क्या ऑक्सीजन का उनको क्या नाम रोकना नहीं चाहिए था? क्या रेमडेसिविर को रोकना नहीं चाहिए था? क्या वैक्सीन को रोकना नहीं चाहिए था लगाने के लिए कि भाई हम 5.5 करोड़ डोजेस नहीं देंगे अभी और लोगों को? आप प्रश्न उठाएंगे, उसके बाद उसका भी हम जवाब देंगे। मैं आपसे सिर्फ 2-3 बातों को पूछना चाह रहा हूं केंद्र सरकार से कि अब तो जाग जाइए, अब तो आत्ममुग्धता से बाहर निकलिए और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की सरकारों को निकालिए। अगर राजस्थान की सरकार कोई कमी करती है तो उसके भी कान टाइट कीजिए, महाराष्ट्र की कमी करती है उसके भी कान टाइट कीजिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक सहित पूरे देश में हाहाकार है इस वक्त।
और उत्तर प्रदेश की स्थिति तो इतनी बदतर है, मैं आपसे बताऊं नीरज भाई, कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लखनऊ में, कानपुर में, मुरादाबाद में, गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। हम सब कुछ कर पा रहे हैं, हम बेड भी ऊपर से नीचे तक कह करके दिला दे रहे हैं लखनऊ में या कानपुर में, लेकिन ऑक्सीजन नहीं दिला पा रहे। ऑक्सीजन इस तरह, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर नहीं दिला पा रहे हैं। राजपूत भाई, आपकी आलोचना ठीक है, जवाब ले लेते हैं इसका नवीन से, लेकिन एक बात जो आपने कही कि दिल्ली में ज्यादा कैमरे, बाकी जगहों खबरें नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, सब जगहों की खबरें दिखाई जा रही। ये मैं मान सकता हूं कि तुलनात्मक रूप से थोड़ी सी कम होंगी, दिल्ली की ज्यादा होंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि लखनऊ, कानपुर, आगरा, रायबरेली, फरुखाबाद की खबरें नहीं दिखाई जा रही, या महाराष्ट्र में, मुंबई के अलावा कहीं खबरें नहीं। खबरें सब जगह की हैं, और इसीलिए इतनी गंभीर चर्चा हम लोग कर भी रहे हैं। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन 19-20 से ज्यादा का फर्क नहीं। ऐसा नहीं कि मेरठ की खबरें नहीं दिखाई जा रही हैं, मेरठ की दिखाई जा रही है। नवीन जी, इसका जवाब दीजिए। यूपी में भी स्थिति बहुत खराब है अभी भी। ऐसी बात कही, उनका जवाब मिलना नवीन राजपूत जी, एक मिनट रुकिए ना, नवीन जी को जवाब दे लीजिए। राजपूत जी, जहाँ पर आपकी जो राष्ट्रीय महामंत्री है उनके सुरेंद्र जी सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। सुरेंद्र मेरे मित्र भी हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए उनको ये ध्यान से सुनते भी हैं। और हो सकता है कि शायद इनकी बात कांग्रेस वाले ना सुनते हैं, कोई बात नहीं। कि जहाँ पर आपके राष्ट्रीय महामंत्री की माताजी और भाई साहब रहते हैं, कांग्रेस वाले हमारे दिल्ली के अंदर इस वक्त बीमारों की टेस्टिंग जो है 75% कम कर दी। आपने एक बार आपके मुंह से, जिभ्या से कांग्रेस से नहीं निकला कि क्यों आपने कम कर दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन जो प्रियंका जी के पिताजी की है, इनके नाम से है, उसमें देश के लोगों ने पैसा दिया है। उस पैसे से इस पेंडेमिक में एक नए पैसे का उन्होंने कहीं जाकर के कोई वेंटिलेटर, ऑक्सीजन का ऑक्सीमीटर तक भी खरीद करके लोगों को नहीं दिया। वो चाहे उत्तर प्रदेश के लोगों, अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं दिया। सवाल उठाएंगे। छत्तीसगढ़ की हालत बदतर है, नहीं बोलेंगे। झारखंड के अंदर लोग मर रहे हैं लगातार, ऑक्सीजन तो बहुत दूर के बाद। स्वास्थ्य मंत्री चीफ मिनिस्टर एयर कंडीशनिंग कमरे में जाकर के सो रहे हैं, 50-50 लोगों के साथ पार्टियां कर रहे हैं, उस पर आपकी जिभ्या नहीं खुलेगी। राजस्थान की स्थिति बदतर कर दी, जहां से आपने कोरोना बम के नाम पर आपने दिल्ली के अंदर राकेश टिकैत, रोजा अफ्तार की पार्टी करते, सड़क रोक करके बिना मास्क के 2000 लोगों के साथ बैठ करके, उसके बारे में आप एक शब्द नहीं बोले। नीरज भाई, अगर कैरेक्टर असैसिनेशन का काम हो रहा हो तो मुझे बता दीजिए, मैं करने उसके बाद आप वहां पर सुन लीजिए साहब, वहां पे आप ला करके लोगों को आपको बताऊं, आपको मालूम है लेकिन आप कुछ नहीं बोले। क्या कर रही है? शर्म करो भाई, इससे मैं राष्ट्र के अंदर राजीव गांधी फाउंडेशन क्या कर रही है? ये आवश्यकता नहीं है आपको इस समय राजनीति करने की। योगी आदित्यनाथ देश के लिए आपने अगर कोई काम किया हो, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आपके मुंह में नहीं जम जाती है, येदियुरप्पा के खिलाफ आपके मुंह में नहीं जम जाती है। एक एक करके बोलिए प्लीज, ऐसे सुना नहीं देगा। मैं मेरा निवेदन, और जो सरकारें अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है, बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा प्लीज। भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है ना, मेरा इतना कहना कि पूरी कांग्रेस एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके। दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा, बात समझ में नहीं आएगी जी। तो वो बता दें। एक काम नहीं किया उन्होंने, केवल आरोप लगाने के अलावा। कभी वैक्सीन पे आरोप, कभी वैक्सीन बनाने कंपनियों पर, वालों पर आरोप, केवल आरोप लगाया। नवीन जी रुक जाइए, अब रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। आपने इतने सारे आरोप लगा दिए हैं, इतने सारे। मैं तो लगाया नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं इनके को काम क्यों, तो बता दो। राजपूत जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए। देखिए, बोलिए। अरे देखिए, अभी डॉक्टर साहब के पास में गए नहीं। बड़े संक्षेप में जवाब दे देता हूं। इनको जवाब तो बीवी श्रीनिवास दे रहा है, बाकी चीजों की तो छोड़ दीजिए। रही बात राजीव गांधी फाउंडेशन की, तो राजीव गांधी फाउंडेशन को एक बार चेक करें। इनको जब जानकारी नहीं है कि क्या हम टीके के लिए कर रहे हैं और क्या हम लोगों के लिए कर रहे हैं। अभी एक मिनट, अब सुन लीजिए ना। अब आपको बता दूं, मैं वो भी कागज सहित, प्रमाण सहित भेज देता हूं आपको। आपका अगर उसके बाद शर्म हो तो माफी मांग लीजिएगा, और अगर आप नहीं भी माफी मांगेंगे तो मैं मान लूंगा कि भारतीय जनता के लोग नहीं बेशर्म, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। राजीव गांधी फाउंडेशन की तो सुन लीजिए ये। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिए, दोनों लोग रुकिए। अब आप लोगों ने जवाब दे लिया आपस में, जवाब दे लिया। नवीन जी काम कर रहा है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। राजपूत जी, नवीन जी एक मिनट रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए, वरना मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। रुक जाइए। नवीन जी, जहां सरकारें काम नहीं कर पा रही हैं, वहां किसी एक राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए या कोई एक अस्पताल अगर मान लीजिए आरएसएस चला रहा है तो उसकी आलोचना करने से कोई फायदा नहीं है।
सरकारें नहीं काम कर पा रही सर, नवीन जी। नीरज भाई, सरकारें भी काम कर रही जिनके हैं, पास और सबसे दूसरी ज्यादा बात मैं कह रहा हूं ताकत कि है, जो छोटी पैसा छोटी है, संस्थाएं हैं, उनके पास उसका एग्जीक्यूटिव बड़ा असर ऑर्डर्स है इस समय है, में। वो नहीं कर पा रहे। ये- राजीव गांधी फाउंडेशन को उदाहरण देखिए क्या हासिल होगा। रुक जाइए एक मिनट, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, पिछले एक, अरे रुक जाइए ना नवीन जी, पिछले हफ्ते 10 दिन से लोगों के पीछे पैनिक फैला रहे, लोगों को डरा करके मार रहे। नवीन जी रुकिए ना एक मिनट। आम आदमी पार्टी वाले लोगों को भैंसे मार डालेंगे लोग। नवीन जी रुक जाइए। नवीन जी देखिए, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अगर दिल्ली में पैनिक फैला है तो मेरे न दिखाने से या किसी के बात न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग देख रहे हैं, लोग उसको महसूस कर रहे हैं, न दिखाने छिपाने से कुछ नहीं होगा। अभी आपके सामने बात करा देता हूं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, पिछले 8-10 दिन से हम लोग इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली की स्थिति में इंप्रूवमेंट हो नहीं रहा है, अभी भी सेम वही मुश्किल बनी हुई है। आप बताइए कि दिल्ली की स्थिति में कोई सुधार 8-10 दिन में हुआ? जी कौशल कांत जी। नीरज जी, मुझे नहीं लगता कि कोई सुधार हुआ, और ना ही मुझे उम्मीद है कि अगले एक हफ्ते कोई सुधार होगा। क्योंकि जिस तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं, कल बहुत सारे चैनल पे बहुत सारे नेता बैठ के ये बोल रहे थे कि कल का नंबर कम हो गया, अब डिप हो रहा है। और मुझे कल भी पता था और आज भी पता है कि अभी अगले एक हफ्ते से 10 दिन ये इसी तरह से राइज पे रहेगा। और इसके राइज करने का रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा है वेरिएंट की इन्फेक्शन। आज दिल्ली में और मुंबई में, आज दिल्ली में जहां पर मुंबई में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, जहां पर सबसे उस जगह पर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है। मैं ये नहीं कहता कि वो एब्सोल्यूट लॉकडाउन लगा है, पर उसके जैसी सिचुएशन है। उसके बाद भी यहाँ का ये हाल है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सारे स्टेट्स जहाँ पे नंबर बढ़ रहे हैं और कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई कर्फ्यू नहीं है, नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू से ये वेव रुकने वाली नहीं है। मैं शुरू से लेके आज तक यही बात करता आया हूँ कि इस वेव को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, वो लॉकडाउन। नहीं तो लोग इसी तरह से मरते रहेंगे और हमारा नंगा सिस्टम और एक्सपोज होता जाएगा। सरकार किसी की भी हो, प्रदेश कोई भी हो, चाहे केंद्र और केंद्र की सरकार वाला राज हो या राज्य सरकार विपक्ष की और केंद्र सरकार हो, आप मेरे को एक ऐसा प्रदेश दिखा दीजिए जहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चरमराया। तो ये कहना कि पॉलिटिक्स स्टेट और सेंटर की है, इस वजह से ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, मैं ये नहीं मानता। क्योंकि सच्चाई ये है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं और है भी नहीं। अगर हम आप इसी तरह से शायद चर्चा करेंगे और कोशिश करते रहेंगे तो जो तीसरी वेव में होने वाली मौतें हैं, हम आप मिलकर उसको शायद कम कर पाएंगे। अगर ये सरकार अगले 6 महीने फिर नहीं सोई तो, वो केंद्र सरकार हो, वो राज्य सरकार हो। बात आ रही है कि मुझे अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे पास ग्लोबली डेटा अवेलेबल है। अमेरिका को ले लीजिए, यूके को ले लीजिए, फ्रांस को ले लीजिए, अपने देश में महाराष्ट्र को ले लीजिए, मुंबई को ले लीजिए, दिल्ली को ले लीजिए, यहाँ पे लॉकडाउन लगा करके केसेस कम किए जा रहे हैं। तो वो देश, वो प्रदेश जिसमें नंबर बढ़ रहे हैं, जिसमें लोग मर रहे हैं बिना संसाधनों के, वो ऑक्सीजन हो, वो बेड हो, वो हॉस्पिटल हो, वो डॉक्टर हो, वो दवा हो, वो कोई भी चीज हो, उसके बाद भी लोगों को लॉकडाउन लगाने से शर्म क्यों आ रही है? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कुछ दिनों में और लोगों को मारने के बाद लॉकडाउन लगेगा। ये मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है। जो आज के अखबार की खबर, उस अखबार में क्लियर कहा गया है कि केंद्र सरकार में हेल्थ मिनिस्ट्री की कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है और जिसमें ये कहा गया है कि उन्हें फोकल या लोकल लेवल पे लॉकडाउन लगाना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन आ चुका है। उसके बाद भी लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जब दुनिया की सारी ताकतें घुटनों पे आ गई तो हिंदुस्तान में नई ताकत कहां से पैदा आ रही है? हो गई है। सत्ता कोई भी चला रहा हो, लेकिन सिस्टम हमारे हेल्थ का कमजोर है। ये वो सिस्टम है जो 1.72% की जीडीपी पे 70 साल से घुटनों पे चल रहा था, वो आज एक्सपोज हो गया है क्योंकि कोविड की मार पड़ी है। तो मेरा ये मानना है कि अपने अहम को, सरकारों को छोड़ करके लॉकडाउन लगाना चाहिए और जीडीपी का इन्फेक्ट करके अगले 4 महीने में ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, कम से कम तीसरी वेव में हम बाकी के लोगों को मरने से बचा सकें। मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा। डॉक्टर कौशल कांत, ये
जी, ये एक बड़ी तगड़ी बहस चल रही है कौशल ये क्लियर करना चाह रहा था। इसी तरीके की हम लोग कई शोज में चर्चा कर चुके हैं। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं लेके आता हूँ, क्योंकि उसके आगे की कहानी बढ़ चुकी है। लेकिन उस कहानी में ट्विस्ट ये है कि वैक्सीन नहीं है। 1 तारीख से वैक्सीन लगाने की बात कही गई कि 18 से 45 के बीच वालों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, लेकिन वैक्सीन ही नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट हाथ खड़े कर चुका है। स्पुतनिक 5 अभी तक इंपोर्ट हुई नहीं है। भारत बायोटेक कह रहा है कि हम तो रैंप अप कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में, पंजाब में, यूपी में, चाहे जहां की स्थिति हो, 1 तारीख को वैक्सीन कैसे लगेगी, मुझे तो ये जानने में दिलचस्पी है कि अगर मैं कौशल जी आपकी बात मान लूं कि लॉकडाउन लगेगा और उस दौरान खूब तगड़ा वैक्सीनेशन करके हम उस स्थिति में आएंगे जब खुले तो लोगों को ज़्यादा सुरक्षा महसूस हो, लेकिन यहाँ तो वैक्सीन ही नहीं है। वैक्सीन तो कहीं है ही नहीं। सीरम इंस्टीट्यूट हाथ खड़े कर रहा है और ऑर्डर टू ऑर्डर सरकारें दिए जा रही हैं। तो मेरा सवाल ये भी है, नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि जो लोग ऊपर बैठ के फैसले ले रहे हैं वो किस आधार पे ले रहे हैं। नवीन जी आप बताइए, वैक्सीनेशन 1 तारीख से शुरू होने वाला कैसे होगा, बताइए आप। वैक्सीन तो है ही नहीं। नीरज भाई, वैक्सीनेशन तो होना है और वैक्सीनेशन हो भी रहा है, तो क्या एक दिन के अंदर 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं लगी? लोगों को एक सिस्टम बना है, सब लोग अब एक वेबसाइट के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और एक वैक्सीन लगती है जिस व्यक्ति को, उसको आधा घंटा उस सेंटर में बैठना पड़ता है ताकि कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो, और उसको बाद में अगर कोई स्वास्थ्य खराब हो तो उस हॉस्पिटल में जहाँ उसको वैक्सीन लग रही है या जिस सेंटर पर लग रही है वहां उसको स्वास्थ्य उपचार मिल सके। ऐसी स्थिति में वैक्सीन के अंदर रजिस्ट्रेशन करके जाएंगे, टर्न बाय टर्न लगती रहेगी। लेकिन क्या है, जिस प्रकार से कुछ सरकारों ने सोच ही लिया है, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने, कि हमें पैनिक फैलाना है, भ्रम पैदा करना है, जैसे ऑक्सीजन के नाम पर फैलाया गया, लोगों ने अपने घरों के अंदर ऑक्सीजन स्टोर कर लिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूं, नवीन जी, मैं आपके माध्यम से एक चैनल, रजिस्ट्रेशन होगा, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले भी लोग रजिस्ट्रेशन करा के जाते थे, वॉक इन की सिस्टम तब भी नहीं था। मेरा सवाल मूल है कि वैक्सीन नहीं है तो ये व्यवस्था क्यों की गई है, मुझे तो ये जानने में दिलचस्पी है। राजपूत जी 1 मिनट रुकिए ना। नवीन जी, नीरज भाई 10 सेकंड दीजिए। मैं कहना ये बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से किसको आवश्यकता नहीं है, अपने घर से अपने लोगों अपने घरों के अंदर ऑक्सीजन का बेवजह सिलेंडरों का स्टोरेज ना करें। इससे जिनको जरूरत है उनके पास जाने दें। ये कुछ सरकारों ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने इतना भ्रम पैदा कर दिया है, उस भय के कारण लोग खुद ब खुद अपने आप को नहीं भ्रम नहीं पैदा कर दिया। नहीं नवीन, बिल्कुल नहीं पैदा कर दिया, बिल्कुल साफ है। ये वैक्सीन नहीं है 1 तारीख से कैसे होगा ये बताइए। आशुतोष जी और गौरी जी हाथ इशारा करें, आज सबके पास आ रहा हूं मैं। आइए। नहीं नवीन जी, कोई मतलब नहीं आपकी इन बातों का, आप जो भी बोल रहे हैं वो एकदम निराधार है, साफ दिख रहा है सब। है नहीं, खोलिए ना। रजिस्ट्रेशन किस बात के लिए कर रहे हैं, किस दिन का स्लॉट ले लें जब वैक्सीन ही नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है कि हम 20 तारीख से पहले शुरू नहीं करेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे नहीं पाएंगे तो आप कहां की बातें कर रहे हैं। आशुतोष जी आप और गौरी जी आप 76,000 वैक्सीन को एक्सपायर कर दिया, नहीं लगाया। उस महाराष्ट्र सरकार की बात करेंगे। नीरज जी, आशुतोष जी, नीरज जी, किस तरह की बातें हो रही है। 1 मिनट नवीन जी रुकिए, मुझे ऑडियो ऑन करना पड़ेगा। आशुतोष जी और गौरी जी स्क्रीन पर आइए। जो स्थिति वैक्सीन की इस समय है कहीं दिख नहीं रही है। आशुतोष जी। नीरज जी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ा, हमारे मित्र नवीन कुमार जी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। और मुझे लगता है अब तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा चेत जाना चाहिए, क्योंकि जो बातें कर रहे हैं उससे लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा, आक्रोश बढ़ रहा। हकीकत यह है कि दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स आज की तारीख नहीं, अप्रैल 2020 में कह रहे थे कि सेकेंड वेव कोरोना की आएगी, थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी। क्या भारत सरकार के पास उस कोरोना से निपटने की कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई नीति थी या नई नीति थी? ज्यादा बात नहीं करता हूं मैं। अभी कुछ दिनों पहले तक देश के जो स्वास्थ्य मंत्री है, जिनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्होंने कहा था कि भाई एंड गेम कोरोना का शुरू हो चुका है। जिस देश के अंदर राजनीतिक दल प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक लाख लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा करके रैलियां कर रहे थे, जहां पर कुंभ की 31 लाख लोग एक साथ डिप लगा रहे थे, क्या उसमें रोक नहीं लगनी चाहिए? पंचायत का चुनाव अभी भी यूपी के अंदर चल रहा है, जहां 135 से ज्यादा शिक्षा मित्र लोगों की जान जा चुकी है पंचायत चुनाव में करने की वजह से। जिस देश के प्रधानमंत्री, जिस देश के सरकारों की प्रायोरिटी चुनाव लड़ना हो, चुनाव जीतना हो, वो वैक्सीन के बारे में कहां से प्लान करेगा? और अभी भी नवीन जी बैठ के वहां पर क्या बातें कर रहे हैं। मतलब जिनके घरों में लोग मर रहे हैं, उनके घरों में जाके पूछिए कि वैक्सीन आपने 4 महीने पहले, फाइजर जब आई तो आपने फाइजर क्यों नहीं आपने उसकी परमिशन दी?
अमेरिका ने ओवर बुकिंग कर दी। 30 करोड़ की आबादी है और वहां पे आज 70 करोड़ के आसपास उनके पास। तो आप क्या कर रहे थे? आप 6 करोड़ वैक्सीन जो है आप एक्सपोर्ट कर रहे थे। क्यों एक्सपोर्ट कर रहे थे? रेमडेसिविर 2 हफ्ते पहले तक आप एक्सपोर्ट कर रहे थे जी, 2 हफ्ते पहले तक आप एक्सपोर्ट कर रहे थे। और एक बात बता दो, हमें यह भरोसा दिलाया जा रहा था हर चैनल पे, सरकार की हालत ये है कि वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, प्राइस तक तय नहीं कर पा रही है। सरकार की हालत पैरालिसिस का हालत ये है कि सरकार प्राइस तक अरे तय नहीं कर पा सर रही है। सुनिए ना, कंफ्यूजन मैं बता रहा हूं सर, मैं भी इकोनॉमिक्स में भी आता हूं। गौरी, ये जो मुझे भरोसा दिलाया जा रहा था देश की जनता को कि वैक्सीन लगने के बाद सिवियरिटी कम हो जाएगी, आपको हो सकता है कोरोना हो लेकिन आप पैरासीटामोल खा के ठीक हो जाएंगे, हमारा तो वो भरोसा भी टूट रहा है। कहाँ है वैक्सीन? रजिस्ट्रेशन कराइए, वो खुल नहीं रहा है। कोविन कह रहा है कि आपके इलाके में अभी ये सुविधा नहीं है, इसलिए वो वैक्सीन बुक हो ही नहीं सकती। आपको खोल के देखिए अभी आप कोविन का वेबसाइट। नीरज जी मैंने आपके शो पे आने से पहले नीरज जी मैंने रजिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश की और मेरा रजिस्ट्रेशन हो भी गया। मई के पहले हफ्ते में मुझे डेट भी मिल गई। असुविधा हुई, मुझे काफी समय लगा, बट हो गया। बट लेकिन जहां तक वैक्सीन की बात हम करें, नंबर्स के बारे में कुछ कहना चाहूंगी मैं। जनवरी में 1,60,00,000 डोजेस का ऑर्डर दिया गया। क्या हम अपनी आबादी भूल गए हैं? क्या हमें अपनी जनसंख्या का नंबर याद नहीं है? जहां हम बात करते हैं 130 करोड़ लोगों की, 1,60,00,000 डोजेस किस कस्बे के लिए, किस छोटे से गांव के लिए हम लोग ऑर्डर दे रहे थे? दुनिया भर में आपने खुद बोला, अमेरिका ने अपनी आबादी से 3 गुना या 2 गुना वैक्सीन का ऑर्डर दिया। हमारे खुद के अगर हम फाइजर, मॉडर्ना सबको एक किनारे रखे भी, क्योंकि एक बहुत बड़ी चर्चा लॉबी को लेकर भी हो रही है, हमारे खुद के प्रोड्यूसर, चाहे भले ही वो बायोटेक हो, भारत बायोटेक हो या सीरम इंस्टीट्यूट, वो हार गए बोल बोल के कि हमारे प्रोडक्शन एक्सपैंड करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा एक्सपैंड नहीं होगा, हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। और सीरम इंस्टीट्यूट ने बोला आप जिस दिन पैसा एक्सपेंशन के लिए देंगे उससे 100 दिन बाद वैक्सीन मिलेगी। जब हम 1,60,00,000 डोजेस का ऑर्डर जनवरी में दे रहे थे, क्या हमें कोई भी टाइमलाइन, नंबर्स, किसी का आइडिया नहीं था? कौन सी, अगर हम ये भी मान ले कि कोरोना से हमने फतेह पा भी ली उसके ऊपर, तो भी वैक्सीन तो सबको लगनी चाहिए। तो शायद हम वी वर पैटिंग आवरसेल्व्स टू अर्ली इन द गेम, नीरज जी, जहां तक मुझे ये लगता है। और दूसरी बात मैं ये कहना पड़ेगा, वैक्सीन मैत्री बहुत अच्छी लगती है कहने पे, जब हम अपने आप को बाकी दूसरी बड़ी कंट्रीज से कंपेयर करते हैं कि हमें लगता है देखिए हम एक विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं, हम सारी दुनिया में सबकी मदद करना चाह रहे हैं, पर हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि कोई और बड़ी कंट्री क्यों नहीं मदद कर रही थी? बाकी सब लोगों ने ये क्यों सोचा कि पहले हम अपने लोगों को वैक्सीनेट करेंगे फिर दूसरों की सोचेंगे? सारी बड़ी कंट्रीज ये सोच रही थी। इंडिया को क्यों पड़ी थी कि उसे 90 से ज्यादा कंट्रीज को वैक्सीन मैत्री करनी चाहिए? करा बहुत अच्छा, बट अपने लोगों को तो मिल जाने चाहिए थी। 1,60,00,000 डोजेस की जगह आपने क्यों नहीं 50 करोड़ 60 करोड़ एक साथ दी? क्यों नहीं आपने सीरम इंस्टीट्यूट को जी गौरी जी, मेरे सामने लैपटॉप है। गौरी जी मेरे सामने लैपटॉप है, मैंने फिर से खोला है और इसमें जो लिखा हुआ मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूं। दिस वेबसाइट इज करेंटली नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री और रीजन। मैं पिछले 1.5 घंटे से यही मैसेज पढ़ रहा हूं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, मेरी तरफ से आपको बधाई है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आप लगवा लीजिएगा जरूर से, बड़ी खुशकिस्मत हैं आप। सुरन जी आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर के पास चलना चाहता हूँ। कौशल जी, आप मुझे बहुत भरोसा दिलाते थे कि ये जनता कर्फ्यू लगवाइए और उसके बाद वैक्सीन लगवाइएगा। अब बताइए आप क्या भरोसा देंगे आप मुझे? सर, अगर मुझे बोला जाए तो मैं यही कहूँगा कि ये जो वैक्सीन के प्राइस पे पॉलिटिक्स चल रही है, जब जान की बात है तो जैसे मार्केट को फ्री कर दिया गया है, हम लोग बड़े ग्लोबलाइजेशन की बात करते रहे हैं और इकोनॉमिस्ट भी बड़े ग्लोबलाइजेशन की बात करते रहे हैं। मुझे लगता है कि वैक्सीन के मामले में भी ग्लोबलाइजेशन वाले रास्ते पे जाना चाहिए, फ्री मार्केट कर देना चाहिए और जितने भी पैसे में वैक्सीन आ सकती है बाहर की उसे आनी चाहिए। वही एक रास्ता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिलवाने का। अदरवाइज इस प्राइस की लड़ाई में कोई गरीबी के लिए नहीं लड़ रहा और ना ही कोई गरीबों के लिए लड़ रहा है, सब अपना पॉलिटिकल स्कोर सेट करने के लिए लड़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि वैक्सीन को फ्री एंट्री देनी चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस जो होता है डिसाइड करने दीजिए। कम से कम आज के समय
एक दिन का कमरा अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में लेते हैं, जो होटल में जिसमें ऑक्सीजन है उसका 10,000 रुपया खर्चा है। अच्छा जो हॉस्पिटल दिल्ली का टॉप का हॉस्पिटल है उसमें एक दिन का खर्चा 70,000 रुपया है, बाकी जगह इनके बीच में है। तो सर किस प्राइस को बचाने की बात कर रहे हैं? मेरा यह मानना है ये जो प्राइस की पॉलिटिक्स चल रही है ना, सब लोग अपने आप को गरीबों का देवता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हर आदमी गरीबों का रावण है। कोई ये नहीं चाहता गरीब का भला हो, सिर्फ वो ये चाहता है कि उसकी पॉलिटिक्स में कौन सी गोट कितनी ढंग से चली जाए और उसकी जीत हो। इस चक्कर में मेरा ये मानना है जी कौशल जी, फ्री एंट्री होनी चाहिए, छोटा सा ब्रेक लेना है सर। होना चाहिए, जितने प्राइस में मैं इस पे थोड़ा और पॉइंट रखूंगा, थोड़ी सी इसमें और मैं इकोनॉमिक्स रखूंगा आज अपने दर्शकों के सामने, जिससे उनको ये समझ में आए कि जो लोग प्राइस का रोना रो रहे हैं वो भी वाजिब नहीं। लेकिन एक बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना। राजपूत जी तैयार रहिए, आपके पास आऊं। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और चर्चा हो रही है वैक्सीन की, दिल्ली की परिस्थिति की और कोविड की, कैसे निपटा जाए। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको भी लगता है कि कीमत ज्यादा रखी गई है राज्यों के लिए? देखिए बहुत स्पष्ट है, जो पार्टी और जो संविधान कहता हो, जिसकी वजह से जीएसटी आई हो कि एक निशान एक विधान, जो पूरी की पूरी सरकारें कह रही हो कि पूरे देश में एक प्राइस होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर केंद्र का, राज्य का और निजी लैब का प्राइस तो अलग नहीं, एक देश में 5 प्राइस नहीं होने चाहिए। ये बात अपने आप में सच है और ये बात कानूनन संविधानन सच है, इसमें कहीं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है। दूसरी बात जो बात आ रही थी पैनिक की, मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं कि ये सरकार अधूरे कामों पर श्रेय लेने के लिए जानी जाएगी। 2014 से 2021 तक की सरकार आज तक की, ये हमेशा अधूरी तैयारी से जीएसटी का घंटा बजाती है, अधूरी तैयारी से नोटबंदी करती है, अधूरी तैयारी से हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए ये कहती है कि साहब हमारे पास हम 1 तारीख से वैक्सीन लगाएंगे। 1 तारीख से वैक्सीन जब आपके पास नहीं है तो आप कह दीजिए कि भाई थोड़ा डिले करेंगे हम। दूसरी बात, 36,000 करोड़ का बजट वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार ने रखा था, उसमें से अगर सीरम इंस्टीट्यूट ने 3,000 करोड़ मांगे थे तो उसको देने में डेढ़ महीने से ज्यादा बड़ी लापरवाही क्यों? उसी तरीके से इसको जो भारत बायोटेक है उसको पैसा देने में लापरवाही क्यों? दोनों को पैसा इन्होंने अभी दिया है 20 तारीख के आसपास। तो मेरा ये कहना है कि हेडलाइन मैनेजमेंट ही इनको आता है, इनको विपक्ष का काम आता है, गाली देनी आती है। अगर आपको नहीं आता है तो कम से कम पूर्ववर्ती सरकारों से, डॉक्टर मनमोहन सिंह से एक सर्वानुमति कर लीजिए, एक सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, विशेषज्ञों को, पूर्व विशेषज्ञों को अपने पास बैठा लीजिए, सुन लीजिए। लेकिन ये जो अधिनायकवाद है ना प्रधानमंत्री जी का और तमाम मुख्यमंत्रियों का, कि वो किसी को सुनना ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ अधिकारियों को सुनना, अधिकारी भी जो मेरे पसंद के हों, तब उसकी वजह से ये सारी परेशानियां आ रही है। नीरज भाई आपको बताऊं, जीएसटी का भी जब शुरुआत होगी आपको याद होगा कि जीएसटी के भी वो क्या नाम सॉफ्टवेयर नहीं खुल रहा था। सच बात यह है कि सरकार को चाहिए कि अब तो लोगों की जानों से तो ना खेले, सांसों से तो ना खेले। राजपूत जी जीएसटी तक नहीं जाते क्योंकि समय कम है, इसलिए छोटे छोटे रखते हैं। आपने जो पॉइंट्स रखे उसमें एक पॉइंट मैं रखना चाहता हूं फैक्ट के लिए। सीरम इंस्टीट्यूट ने यह कहा है ऑन रिकॉर्ड कि 10 करोड़ शॉट्स के बाद वो 400 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी चार्ज करेंगे, इसलिए 150 रुपए वाली बात को भूल जाइए। अब मान लीजिए, नहीं सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए सर आप। नंबर 1। नंबर 2, नीरज वाजपेयी को या गौरी द्विवेदी को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप 400 में खरीद रहे हैं, 600 में खरीद रहे हैं, 150 में खरीद रहे हैं, फ्री में ला रहे हैं या इंपोर्ट करके ला रहे हैं, डकैती डाल के ला रहे हैं। मुझे वैक्सीन लगाइए आप। समझ में आई बात आपकी? सारी सरकारों को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रेट पे नेगोशिएट कर रहे हैं। अगर आप स्टारबक्स में जाके 500 रुपए कॉफी पी सकते हैं तो आप 500 रुपए के इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, क्योंकि आप 70,000 रुपए कमरा नहीं ले सकते हैं। ये लोगों को पता है, इसलिए पैसे की डिबेट बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं है। और मैंने जो केंद्र के ऊपर आरोप लगता मैंने आपको बता दिया है, अदर पूनावाला का रिकॉर्डेड बाइट है, सुन लीजिएगा कि 10 करोड़ शॉट्स के बाद केंद्र को भी 400 रुपए में ही दूंगा। नंबर 1। अब थोड़ा इकोनॉमिक्स सुन लीजिए आप लोग। आपने बहुत सही कहा, 35,000 करोड़ का बजट रखा गया था केंद्र की तरफ से, इसी बजट में निर्मला जी ने रखा था, और यह भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो ज्यादा करेंगे। अब इसकी गणित का यह है, कहता है कि अगर 150 रुपए पे भी खरीदी जाएगी और मैं ये मान के चलूं कि 96 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगेगी, तो खर्चा कुल आता है 30,000 करोड़ के आसपास। अगर 400 रुपए की वैक्सीन भी आप खरीदते हैं तो यह खर्चा आएगा 77,200 करोड़। गणित है सिंपल।
कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसलिए पैसे नहीं है, पैसे का बहाना 300, 400, 200 ये सब फालतू की बात है। इसको कोई डिबेट में कोई सुनना भी नहीं चाहता। आशुतोष जी, मैं इसलिए कह रहा था कि आपने क्वेश्चन उठाया था ये वाला भी, इसका कोई मतलब नहीं है। वैक्सीन ला के दीजिए, ये पॉइंट सही है कि देर की गई, भारत बायोटेक को पैसे देने में देर की गई, सीरम को देने में देर की गई, स्पुतनिक का प्रेजेंटेशन 2 बार वापस किया गया और फाइजर तो चला ही गया। तो ये मैसअप किया गया है। आशुतोष जी, क्विक कमेंट, उसके बाद मुझे ब्रेक भी लेना। नीरज जी, देखिए मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि पूरी तरीके से दूरदर्शिता का अभाव है। इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर आप पूरे देश में 90 करोड़ और अगर 100 करोड़ लोगों को भी अगर आप वैक्सीनेट करना चाहते हैं तो 50,000 करोड़ में आसानी से हो जाएगा और आपको एक पैसा किसी से लेना नहीं पड़ेगा। 50,000 नहीं, 60,000 करोड़ भी ले लीजिए, 70,000 करोड़ भी ले लीजिए तो भी ठीक है। इस देश के अंदर 66,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ हुआ है और 9 लाख से ऊपर जो है वो बड़े पूंजीपतियों का माफ हुआ है। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि आप 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ भारत की सरकार उसको नहीं कर सकती थी। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होनी चाहिए थी। सरकारी दफ्तरों, सरकारी अस्पतालों के अंदर दवा पूरी तरीके से मुफ्त होनी चाहिए थी। प्राइवेट अस्पताल के अंदर जो भी प्राइस को कोट करना चाहिए प्राइस कोट करना चाहिए, जो वहां जाके लगवाना चाहिए उनको लगवाना चाहिए। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप पूरे देश को रिकॉर्ड समय में अगर वैक्सीनेट कर लेते तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले से ज्यादा तेज गति से चलती। और इकोनॉमिक्स का लॉजिक ये कहता है कि अगर तेज गति से चलती तो 50,000 करोड़ रुपए आप खर्च करके आप 5 लाख करोड़ का मुनाफा कमा सकते थे। लेकिन आज आप 50,000 करोड़ नहीं खर्च करना चाहते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आशुतोष जी। आज आपने बिल्कुल जो है ना बेहतरीन बिजनेस लॉजिक दिया है। इसी लॉजिक को मैं मानता हूं कि आप अगर समय की कीमत नहीं समझ रहे हैं तो वो बहुत भारी पड़ेगी। गौरी जी, आप इशारा करी थी, क्विक कमेंट आपका। जी नीरज जी, एक मैं कमेंट जरूर करना चाहूंगी, वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर के सब लोगों को पता है, उनकी टारगेट्स होती है, डेडलाइंस होते हैं। अगले साल हम सबसे बॉस पूछता है इस साल में क्या किया। अब मुझे लगता है ये टाइम आ गया है कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को भी कोई ना कोई एक डेडलाइन और टारगेट जरूर देना चाहिए कि इस समय में आपको इंडिया को वैक्सीनेट करना है। एंड नाउ थिंक बैकवर्ड। उसके लिए चाहे दिन काम करे, रात काम करना पड़े, इधर से लाओ, उधर से लाओ, कहीं से लाओ, पैसे है, आप वैक्सीन लेके आओ और इतने समय में काम हो जाना चाहिए। बिना डेडलाइन, बिना टारगेट के प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है उन लोगों के साथ, तो उसी टारगेट और उसी डेडलाइन के साथ गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा और इंक्लूडिंग सारी राज्य सरकारें। जी, 2 करोड़ 30 लाख लोगों को अभी तक केवल डबल डोज यानी कंप्लीट वैक्सीनेशन हुआ है। पैसे का रोना रोने वाली राज्य सरकारें या केंद्र सरकार जो हमारे ऊपर पेट्रोल डीजल में सेस लगा लगा के 100 रुपये लीटर देती है, मैं कह रहा हूँ 2 रुपये और बढ़ा लो, आप 102 रुपये लीटर कर लो, लेकिन वैक्सीन लगाओ सबके। ये पैसे का रोना बंद करिए। पैसे का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलना है। ना कर्फ्यू लगाना चाहते हैं, ना वैक्सीन लगाना चाहते हैं, कंप्लीट में सब कर रखा है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। रोज कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।